Good afternoon, everyone. So, in last lecture of bioinformatics, और बेसिकली हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या स्टार्ट किया था आपका, वी हैव स्टडीड अबाउट पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, तो जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसमें आप, जैसे डॉट मैट्रिक्स होता है आपका, डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है और वर्ड मेथड। ठीक है, तो जैसे डॉट मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर नीडलमैन वुनचेन स्मिथ वाटरमैन मेथड बताया था। ठीक है, और उसके अलावा कुछ हमने फॉर्मूलेस देखे थे। परसेंटेज सिमिलैरिटी क्या होती है, परसेंटेज आइडेंटिटी क्या होता है आपका, गैप पेनल्टी क्या होती है, अफाइन गैप पेनल्टी क्या होता है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद बेसिकली हमने स्टार्ट किए थे आपके स्कोरिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मेनली हमने वही पढ़ना है कि जैसे पैम और ब्लॉसम का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आपका स्कोरिंग मैट्रिसेस। ठीक है, क्या स्टार्ट किया था हमने, स्कोरिंग मैट्रिसेस। स्कोरिंग मैट्रिसेस। ठीक है, स्कोरिंग मैट्रिसेस में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे इसमें जो आपका स्कोरिंग मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको बेसिकली हम अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस के लिए देखते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए। ठीक है, एंड फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस, एंड योर अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। ठीक है, देखो न्यूक्लियोटाइड में जनरली हमें पता है कि 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, या एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन, थायमिन होता है। ठीक है, सो लेकिन अमीनो एसिड्स के अंदर ऑब्वियसली आप उनकी प्रॉपर्टीज देखते हो कि ये एरोमेटिक हैं, बेसिक हैं, एसिडिक है। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था आपका। ठीक है, मेन अभी जो हमने डिस्कस करना है दैट इज, क्योंकि इसमें तो चलो आपको सिंपली आपको पता होता है कि एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड मिलने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो 4 ही होते हैं ना। और इसमें मैंने आपको एक बताया था कि जो ट्रांजिशंस होते हैं वो कंपैरेटिवली हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं एज कम्पेयर टू योर ट्रांसवर्सन्स। ठीक है, लेकिन जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है, या जिसको आप क्या बोलोगे, अमीनो एसिड स्कोरिंग मैट्रिसेस, अमीनो एसिड जो स्कोरिंग मैट्रिसेस होते हैं, अमीनो एसिड जो आपके स्कोरिंग मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, इस ये बेसिकली किस किस पे बेस्ड होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था बेस्ड ऑन इंटरचेंजेबिलिटी, बेस्ड ऑन इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ जेनेटिक कोड और अमीनो एसिड प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ जेनेटिक कोड और अमीनो एसिड प्रॉपर्टीज, और अमीनो एसिड प्रॉपर्टीज। एक तो इस पे बेस्ड है आपका। ठीक है, और दूसरा किस पे बेस्ड है, दैट इज empirical स्टडीज ऑफ, empirical स्टडीज ऑफ अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें एक्चुअली हम सर्वे करते हैं, जैसे हमने अलग अलग प्रोटीन्स को सर्वे किया और उसमें हमने देखा ना कि कौन सा अमीनो एसिड किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जैसे आपने बहुत सारे प्रोटीन्स को सीक्वेंस किया, तो मान लो आपने वहां पे देखा कहीं 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 जगह लाइसिन है, उसी पोजीशन पे आपको आर्जिनिन भी देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ना लाइसिन और आर्जिनिन जो है उनके वो फ्रीक्वेंटली सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेस्ड ऑन द स्टडीज। ठीक है, तो ये जो हमने पैम और ब्लॉसम पढ़ना है, ठीक है, ये इसी पे बेस्ड है। जो पैम और ब्लॉसम है ये किस पे बेस्ड है आपके, दे आर बेस्ड ऑन बेसिकली योर एम्पेरिकल स्टडीज। ठीक है, तो ये स्टडीज के बेसिस पे अभी हम देखेंगे पैम और ब्लॉसम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके ऊपर अभी हम आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है ना, इसमें आप एक स्कोर दोगे। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है, एक तो होता है कि रैंडमली क्या चांस है इसके सब्स्टिट्यूट होने के, दूसरा आपने देखा कि क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अगर तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है
एज कम्पेयर टू जो रैंडम चांस, इसका मतलब आप उसको क्या दे सकते हो, एक पॉजिटिव स्कोर। ठीक है, जैसे इसमें पॉजिटिव स्कोर का क्या मतलब होगा, पॉजिटिव स्कोर अगर हम, क्योंकि इसमें ना हम स्कोरिंग करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव स्कोर का क्या मतलब होगा। ठीक है, इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड substitutions, substitutions found in a data set of, found in a data set of homolog sequences, और डाटा सेट ऑफ होमोलोगस सीक्वेंसेस। होमोलोगस मतलब जिसमें ऑब्वियसली, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, जैसे मान लो एक हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऐसे होमोलोगस सीक्वेंस में भी जिनका जो सेम एंसेस्टर से आए हैं। ठीक है, तो होमोलोगस सीक्वेंस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन फाउंड इन डाटा set of homologous sequences is than greater than would have, greater than would have occurred by random chance, would have occurred by random chance। मतलब रैंडमली जो चांसेस हैं, ठीक है, उससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसे आप पॉजिटिव बोल दोगे। ठीक है, अगर तो कम है तो मे बी आप उसको क्या बोल सकते हो, नेगेटिव स्कोर। ठीक है, तो पॉजिटिव स्कोर का मतलब क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी सब्स्टिट्यूशन की क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि ना, ये जो सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस होते हैं, इसको हम दैट अप्लाई लॉगरिथमिक कन्वर्जन। ठीक है, इसमें जैसे आप लिखिए, जो सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस हैं, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस अप्लाई लॉगरिथमिक कन्वर्जन्स टू, logarithmic conversions to describe the, conversions to describe the probability of, to describe the probability of amino acid substitution, probability of amino acid substitution। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होता है कि जो लॉग ओड स्कोर है, और लॉग ओड रेशियो, ठीक है, लॉग ओड स्कोर और लॉग ओड रेशियो इज इक्वल टू, is equal to observed mutation frequency, observed mutation frequency divided by, ठीक है, एक तो ऑब्जर्व्ड म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्सपेक्टेड बाय रैंडम चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्सपेक्टेड बाय रैंडम चांस, एक्सपेक्टेड बाय रैंडम चांस। ठीक है, तो वही बात होगी ना कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है और रैंडम चांस से
क्या आपको प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों की रेशियो को आप क्या लिख सकते हो, लॉग और स्कोर, और लॉग और रेशियो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे वही ना, पॉजिटिव स्कोर का मतलब होगा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नेगेटिव का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी उससे भी कम है। ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर हम कहें कि एक अमीनो एसिड दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 1/20, क्योंकि टोटल 20 अमीनो एसिड्स है ना। बट जब आप ऑब्जर्व देखते हो कि वो सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके सब्स्टिट्यूट होने की, तो आप उसको पॉजिटिव स्कोर दोगे। दैट इज बेस्ड ऑन द ऑलरेडी जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि पैम और ब्लॉसम में फर्क क्या होता है, वहां से आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली पैम क्या और ब्लॉसम क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका पैम। ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपका पैम, कि पैम मैट्रिसेस क्या होते हैं, पैम। ठीक है। तो ये, इसको हम और क्या बोलते हैं, पैम मैट्रिसेस को हम बोलते हैं आपके डे ऑफ पैम मैट्रिसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, डे ऑफ पैम मैट्रिसेस, पैम मैट्रिसेस। ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर मैट्रिसेस दे वर कंस्ट्रक्टेड बाय, ठीक है, तो जैसे इसमें पॉइंट्स लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, दे वर कंस्ट्रक्टेड बाय, कंस्ट्रक्टेड बाय मार्गारेट डेहॉफ, मार्गारेट डेहॉफ, who compiled who compiled alignment of alignment of 71 groups, alignment of 71 groups of very closely, very closely related protein sequences, very closely related protein sequences। ठीक है। तो alignment of 71 groups of very closely related sequences। तो इसमें जो एक पैम यूनिट होती है, वन पैम यूनिट का मतलब होता है 1% ऑफ द substitutions have been changed, basically, or 1% of the amino acid substitutions have been changed, substitutions have been changed। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका वन पैम यूनिट। ठीक है। सो ये जो पैम स्कोर होता है, ठीक है, द पैम स्कोर फॉर ए, तो ये स्कोर हम बेसिकली निकालते कैसे हैं इसके बारे में बता रहा है। द पैम स्कोर फॉर ए, द पैम स्कोर फॉर ए पर्टिकुलर रेजिड्यू पेयर, पर्टिकुलर residue pair is derived from a, is derived from a multi-step, derived from a multi-step procedure, multi-step procedure involving calculations of, involving calculations of, calculations of relative mutability, of relative mutability, ability
in bracket which is number of mutational changes from a common ancestor. Mutational changes from a common ancestor for a particular amino acid residue. For a particular amino acid residue divided by total number of residues divided by total number of such residues in an alignment. Total number of such residues in an alignment. ठीक है, तो पैम स्कोर जो होता है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसीजर है जिसमें आप रिलेटिव म्यूटेबिलिटी आप देखते हो कि कितने म्यूटेशनल चेंजेस हुए हैं फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड रेसिड्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सच रेसिड्यूज इन एन अलाइनमेंट। ठीक है, ये जो भी मतलब उसने लिखा ना, इट इज ए मल्टी स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, कि हमें कैसे हमने पैम स्कोर को निकालना है। ठीक है, वही ना, पॉजिटिव स्कोर का मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव स्कोर का मतलब ये है कि वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू रैंडम। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस फ्रीक्वेंसी देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, देखो मेन आपको बेसिकली जो है ना नंबर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर आपको ना कुछ टेबल दे रखी है, क्योंकि मेनली हमने उस टेबल को समझना है। देखो क्या है, अब पैम नंबर। ठीक है, जितना, जैसे अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0। 0 का मतलब इसमें म्यूटेशन रेट 0 है, सीक्वेंस आइडेंटिटी 100% है। ठीक है, वन पैम नंबर 1 का मतलब होता है कि 1% म्यूटेशन रेट है, 99% आइडेंटिटी है। ठीक है, पैम 30 का मतलब होता है 25% म्यूटेशन रेट, 75% आइडेंटिटी। इफ इट इज पैम 80, 50-50। पैम 80 का मतलब है कि दोनों 50-50। ठीक है, जैसे आप देखो ना, आप जैसे यहाँ नीचे की तरफ जा रहे हो तो आपका म्यूटेशन रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, आप देख सकते हो 110 है तो 40 और 60। ठीक है, इधर बीच में एक कम दिखा रखा है बस। 200 का मतलब है आपका 75, 25। और 250 का मतलब है 80 एंड 20। ठीक है, मतलब कि अब पैम 250 आपको सिर्फ कितनी आइडेंटिटी बता रहा है, 20। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मतलब बेसिकली अगर आप कह रहे हो कि आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रेजिड्यूज हैं। ठीक है, तो 100 रेजिड्यूज के अंदर आपको 250 म्यूटेशंस देखने को मिल रही हैं। कितनी म्यूटेशंस देखने को मिल रही हैं, 250। तो ऑब्वियसली है ना, इसके अंदर म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, पैम 250 क्या कॉरस्पॉन्ड करता है, सिर्फ 20% आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 100 रेजिड्यूज हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो कि 250 म्यूटेशंस पर 100 रेजिड्यू। 250 म्यूटेशन पर 100 रेजिड्यू। जैसे आपने 1% में कहा कि एक म्यूटेशन है। ठीक है, 100 रेजिड्यू में, इसका मतलब मे बी यू कैन राइट की 25 म्यूटेशंस हैं पर 100। ठीक है, बट इसमें 250 म्यूटेशन है पर 100 रेजिड्यूज। ठीक है, इसलिए ये मतलब अगर पैम नंबर ज्यादा है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि ये, इसको आप स्टडी यूज कर सकते हो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस को स्टडी करने के लिए। क्योंकि जो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस है ना, उन्हीं में तो क्या होगा, उन्हीं के अंदर ही तो आपको म्यूटेशन रेट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, आइडेंटिटी क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये जो पैम हमने पढ़ा है ना, मतलब जितना अगर आपको जैसे क्वेश्चन ये आता है कि आपने अगर पैम नंबर जितना कम है उतनी आइडेंटिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना, जैसे दो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक तो होता है कि आपने क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस को स्टडी करना है। ठीक है, और दूसरा आपने किसको स्टडी करना है, जो डाइवर्जेंट है। ठीक है,
दूसरे कौन से हैं जो डाइवर्जेंट है? तो अगर हम बात करें पैम नंबर की, ठीक है, क्योंकि अभी हम ब्लॉसम भी पढ़ेंगे, पैम नंबर जितना कम है उतना आप क्लोज रिलेटेड सीक्वेंस को स्टडी कर सकते हो। अब पैम नंबर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब वो उतना ही डाइवर्जेंट है। ब्लॉसम में उल्टा होता है, ब्लॉसम के अंदर जितना नंबर ज्यादा होता है वो उतना ही क्लोज रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे ब्लॉसम बताऊंगा तब आपको पता लगेगा। ठीक है, और जो पैम है ना, वो बेसिकली जो पैम का डाटा है दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन द क्लोज रिलेटेड सीक्वेंसेस। ठीक है, तो इसको आप वैसे भी ज्यादा जो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस होते हैं उसमें आप पैम को यूज भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअली जो पैम हमने मैट्रिक्स बनाया ना, ये किस बेस पे बनाया है? जो पैम है, क्योंकि इसमें भी आपने क्या देखा है, सब्स्टिट्यूशन सी देखी है, बट दैट इज बेस्ड ऑन स्मॉल सेट ऑफ, दैट इज बेस्ड ऑन स्मॉल सेट ऑफ एक्सट्रीमली क्लोज रिलेटेड सीक्वेंसेस, एक्सट्रीमली क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस। तो ये जो मैट्रिक्स ये आपने किस बेस पे बनाया है? ये जो आप कह रहे हो ना एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आपने सीक्वेंस से क्लोज रिलेटेड लिया है। इसलिए ये जो बेसिकली अलाइनमेंट, मतलब पैम को आप मेनली जो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं या ये जो हमारे पास डाटा है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उसने जो ये मैट्रिक्स बनाया है वो बनाया है किस बेस पे है? क्लोज रिलेटेड सीक्वेंस के बेस पे। तो ऑब्वियसली आप उस डाटा को या उस स्टैटिस्टिक्स को आप अप्लाई नहीं कर सकते किसके ऊपर? डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट रिलेटेड के ऊपर। ठीक है, बट चलो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पैम नंबर जितना कम है इसका क्या मतलब है? उतना ही आप किसको स्टडी कर सकते हो? क्लोज रिलेटेड को। पैम नंबर जितना ज्यादा है वो डाइवर्जेंट के लिए है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये बाद में कंपैरिजन देखते हैं एक बार ना, पहले हम ब्लॉसम के बारे में पढ़ लेते हैं फिर आएंगे इसके ऊपर ना। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपका? ब्लॉसम, ब्लॉक्स अमीनो एसिड substitution matrices, block, that is your blossom, blossom. So blossom stands for blocks amino acid substitution matrices, substitution matrices. So that is your blossom. ठीक है, सो अब ये देखते हैं इसके बारे में, क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस हैं। तो ये जो मैट्रिसेस हैं, तो इसमें लिखिए, so these type of matrices, or basically all of which, all of which are derived, are derived based on, are derived based on direct observation, direct observation for every possible, for every possible amino acid substitution, amino acid substitution, substitution in multiple sequence alignments, multiple sequence alignments. Second, they were constructed, they were constructed based on, they were constructed based on more than, based on more than 2000 conserved
amino acid patterns. Amino acid patterns represents okay, so they were constructed based on more than 2000 conserved amino acid patterns represents 500 groups of proteins. 500 groups of proteins or 500 groups of proteins sequences. The sequence pattern or the sequence patterns, comma, also called blocks, comma, are ungapped, alignment of less than 60 amino acids in length, less than 60 amino acids in length. ठीक है, तो जैसे जो भी देखो ना, हर एक अलग अलग प्रोग्रामिंग है, तो इन्होंने ब्लॉक्स बनाए हैं। ठीक है, सो जो ब्लॉसम होता है ना, वो हमें एक्चुअल परसेंटेज आइडेंटिटी बताता है। ठीक है, जैसे ये बता रहा है कि जो ब्लॉसम मैट्रिसेस है, ब्लॉसम मैट्रिसेस आर एक्चुअल परसेंटेज, आर एक्चुअल परसेंटेज identity values of sequences, identity values of sequences selected for construction of the matrices, selected for construction of the matrices, ठीक है, जैसे एक होता है ब्लॉसम 62, ब्लॉसम 62। तो ब्लॉसम जो 62 है, सो बेसिकली तो इसका क्या मतलब है कि जो सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसेस सेलेक्टेड फॉर constructing the matrix, share an constructing the matrix share an average identity value of 62%, average identity value of 62%। ठीक है, तो इनकी कितनी आइडेंटिटी है? 62। इसमें वही है ना कि जितना ब्लॉसम नंबर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आइडेंटिटी है। पैम में उल्टा था। ठीक है ना, तो पैम में क्या था, जितना नंबर ज्यादा है उतना डाइवर्जेंट है, ब्लॉसम में उल्टा होगा। इसमें ना, इसमें 62 का मतलब है 62% आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो जितना ब्लॉसम नंबर कम होगा वो उतने ही डाइवर्जेंट होंगे। ठीक है ना, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मान लो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे आप ये देखो वो क्या कर रहा है कि पैम का 1 और ब्लॉसम का 80। ठीक है, अब जैसे पैम 1 में तो आपने आइडेंटिटी कितनी बताई थी, दैट इज योर 99%। मतलब अगर ब्लॉसम का नंबर ज्यादा है, पैम का नंबर कम है, तो वो क्लोज रिलेटेड के लिए है। ऐसे देखो, उसने लिखा ब्लॉसम 45 विद 250। ठीक है, और ब्लॉसम 62 को उसने किसके इक्विवेलेंट लिखा है, पैम 120। तो जितना पैम का नंबर ज्यादा होता है उतना डिस्टेंटली रिलेटेड होते हैं, जितना ब्लॉसम का नंबर ज्यादा होता है वो उतने ही क्लोज रिलेटेड होते हैं। ठीक है,
तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि पैम और ब्लॉसम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पैम नंबर क्या होना चाहिए आपका, मतलब अगर क्लोज रिलेटेड है तो पैम नंबर कम और ब्लॉसम नंबर ज्यादा। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस ही बता रखा है। सो पैम एंड ब्लॉसम, तो पैम मैट्रिसेस आर बेस्ड ऑन ग्लोबल अलाइनमेंट ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स, जो मैंने आपको बताया। दे आर बेस्ड ऑन द लोकल अलाइनमेंट, जो हमने ब्लॉक्स की बात करी है। ठीक है, पैम वन इज द मैट्रिक्स कैलकुलेटेड फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ सीक्वेंसेस विद नो मोर देन 1% डाइवर्जेंस। मतलब ये हमने पैम वन मैट्रिक्स इस बेस पे बनाया कि जिसमें 99% आइडेंटिटी है। बट ब्लॉसम हमने किस में बताया कि एटमोस्ट 62% आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, अदर पैम मैट्रिसेस आर एक्सट्रापोलेटेड फ्रॉम पैम वन। ठीक है, लेकिन जितने ब्लॉसम मैट्रिसेस हैं वो ऑब्जर्व्ड अलाइनमेंट्स के बेस पे हैं। ठीक है, सो दे आर नॉट एक्सट्रापोलेटेड फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ क्लोज रिलेटेड प्रोटीन। ये तो जैसे पैम वन था, फिर उसने उसको एक्सट्रापोलेट कर दिया, बट ब्लॉसम के अंदर आप एक्सट्रापोलेट जो है वो नहीं करते हो। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है किसके बीच में, पैम एंड ब्लॉसम। ठीक है, ये तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें, क्या पूछा आपसे, द अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंजेंसी। अब स्ट्रिंजेंसी का मतलब तो कह रहा है कि हम्म लिमिट और स्ट्रिक्टनेस क्या होता है, स्ट्रिंजेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है। हम्म मतलब डिक्रीजिंग में मतलब हमें पहले हाई स्ट्रिंजेंसी चाहिए। हाई स्ट्रिंजेंसी मतलब हमें हाई आइडेंटिटी चाहिए, ज्यादा आइडेंटिटी चाहिए ना, तभी तो वो स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि ज्यादा आइडेंटिटी है। मतलब आपको क्लोजली से डाइवर्जेंट की तरफ जाना है। क्लोजली से किस तरफ जाना है आपको, डाइवर्जेंट की तरफ। अब देखो पैम नंबर तो जितना कम होगा उतने क्लोजली होगा ना, तो सबसे कम इसमें पैम 100 ही है। 100, 120 एंड पैम 250। तो इसका क्या आंसर होगा आपका, बी। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि पैम ब्लॉसम का आपको ये कंसेप्ट पता हो कि एक्चुअली पैम क्या होता है और आपका ब्लॉसम क्या होता है। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज योर डाटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे ऑब्वियसली आपके पास एक डाटाबेस है, उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और आप अपना जो भी आप आपका जो भी फॉर एग्जांपल आपने कुछ अलाइनमेंट करनी है, जो भी करनी है, आप अपने सीक्वेंस को डालते हो और वो आपको सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी जो सीक्वेंसेस उस डाटाबेस के अंदर हैं उससे कंपेयर करके आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, सो जब भी आप डाटाबेस सर्चिंग करते हो तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम एल्गोरिथम, क्योंकि डाटाबेस कैसे सर्च कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग है। ठीक है, सो देर आर यूनिक रिक्वायरमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग एल्गोरिथम फॉर सीक्वेंस डाटाबेस सर्चिंग। तो पहला क्राइटेरिया होता है आपका सेंसिटिविटी। पहला क्राइटेरिया क्या होता है आपका, सेंसिटिविटी, विच रेफर्स टू द एबिलिटी टू फाइंड एज मैनी करेक्ट हिट्स एज पॉसिबल, कि मतलब जितने भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय extent of inclusion of correctly identified sequence members of the same family, the correct hits are considered as a true positive। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि वो मतलब आपको सही इंफॉर्मेशन देगी जो करेक्ट हिट है। ठीक है, दूसरा जो क्राइटेरिया है दैट इज सिलेक्टिविटी, जिसे आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिसिटी। इट इज द एबिलिटी टू एक्सक्लूड इनकरेक्ट हिट। ठीक है, तो सेंसिटिविटी है कि एबिलिटी टू फाइंड करेक्ट हिट, और सेलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या है कि बेसिकली विच रेफर्स टू द एबिलिटी टू एक्सक्लूड इनकरेक्ट हिट। तो कई बार क्या होता है जो इनकरेक्ट हिट्स होते हैं, ठीक है, आर अनरिलेटेड सीक्वेंसेस मिस्टेकनली आइडेंटिफाइड इन डाटाबेस सर्चिंग, और उसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट हिट वो आर अनरिलेटेड सीक्वेंसेस हैं, बट उसने उसको मिस्टेकनली आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, एक तो ट्रू पॉजिटिव है, मतलब जो हिट है वही रिजल्ट में आ रहा है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि
बेसिकली है तो इनकरेक्ट हिट, लेकिन वो भी आपका किस में आ रहा है, रिजल्ट में आ रहा है। ठीक है। तो तो ये होता है सेलेक्टिविटी। तो सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी टू फाइंड करेक्ट एज मेनी करेक्ट हिट्स एज पॉसिबल, सेलेक्टिविटी विच रेफर्स टू द एबिलिटी टू एक्सक्लूड इनकरेक्ट हिट। ठीक है। लेकिन अगर इनकरेक्ट वाले आइडेंटिफाई हो जाते हैं मिस्टेकनली, तो उसको आप क्या बोलोगे, फॉल्स पॉजिटिव। और तीसरा होता है स्पीड, which is the time it takes to get result from database searches. Depending on the database speed sometimes can be a primary concern, speed। ठीक है। क्योंकि ये ना होना कि आपके पास जो रिजल्ट है वही 2-3 घंटे में आ रहा है। ठीक है। वो आपको एल्गोरिथम ऐसा डिजाइन करना है कि आपके पास रिजल्ट भी जल्दी आए। ठीक है। कि तो यहां पर हमने एक तो बात करी सेंसिटिविटी की, एक आपने बात करी स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी की, और तीसरी आपने बात करी स्पीड की। ठीक है। तो बेसिकली यही होता है ना, हमें हमें अब देखो ना, हर एक चीज को आपको देख के चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एक्यूरेसी में जाओगे उसमें स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है। तो यू हैव टू डिजाइन एल्गोरिथम इन सच ए वे दैट की, मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट की तरफ जाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप स्पीड थोड़ी ज्यादा चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सेंसिटिविटी पे आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं, तो जब डाटाबेस सर्च होते हैं उसमें दो टाइप के एल्गोरिथम होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका एग्जॉस्टिव, दूसरा होता है आपका ह्यूरिस्टिक। ठीक है। इन डाटाबेस सर्चिंग एज वेल एज इन मैनी अदर एरियाज इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, आर टू फंडामेंटल टाइप ऑफ एल्गोरिथम। एक तो होता है आपका एग्जॉस्टिव, इसमें तो रिगरस एल्गोरिथम होता है टू फाइंड द बेस्ट और एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय एग्जामिनिंग ऑल मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है। तो ये तो बेस्ट होता है और एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है। ठीक है। जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ी है, जिसमें हमने नीडलमैन वुंच की बात करी। ठीक है। जो कि था आपका ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए। ठीक है। और दूसरी हमने किसकी बात करी थी, स्मिथ वाटरमैन की। ठीक है ना, जब मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम ये सीक्वेंस वगैरह करते हैं, एक तो डॉट प्लॉट था, फिर हमने बात करी थी डायनामिक प्रोग्रामिंग की, और तीसरा होता है वर्ड मेथड। ठीक है। वर्ड मेथड अभी हम देखेंगे। तो निडलमैन वुंच एंड स्मिथ वाटरमैन, बोथ ऑफ देम आर योर, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो ये एग्जॉस्टिव मेथड होता है और ये कॉम्पिटिशनली वेरी इंटेंसिव होता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी मतलब स्पीड भी थोड़ी सी कम होगी। ठीक है। और इसमें जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। लेकिन जो दूसरी अप्रोच होती है ह्यूरिस्टिक, इसमें कॉम्पिटिशनल स्ट्रेटेजी होती है टू फाइंड एन इंपेरिकल और नियर ऑप्टिमल सोल्यूशन बाय यूजिंग लॉज ऑफ थंब। ठीक है। असेंशली जो इस टाइप का एल्गोरिथम है, दैट टेक शॉर्टकट्स बाय रिड्यूसिंग द सर्च स्पेस अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, मतलब यू हैव टू सेट सम क्राइटेरिया। ठीक है। तो हाउएवर द शॉर्टकट स्ट्रेटेजी इज नॉट गारंटी टू फाइंड द बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट सोल्यूशन। ठीक है। मतलब इसमें तो आपके पास बेस्ट और एग्जैक्ट आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ना आप कैसे ना कैसे करके ऐसा एल्गोरिथम बनाओगे कि जो सर्च स्पेस है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है। इट इज ऑफन यूज बिकॉज ऑफ नीड फॉर ऑब्टेनिंग रिजल्ट्स विद इन ए रियलिस्टिक टाइम फ्रेम विदाउट सिग्निफिकेंटली सैक्रिफाइसिंग द एक्यूरेसी ऑफ द कॉम्पिटिशनली और कॉम्पिटिशनल आउटपुट। ठीक है। तो जो एग्जॉस्टिक टाइप है उसके अंदर तो बेसिकली क्या है, वो बहुत कॉम्पिटिशनली इंटेंसिव होता है, वो तो आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा। इसके अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हो आप शॉर्टकट लेते हो, ताकि टाइम जो है वो आपका क्या लगे, आपका कम लगे। ठीक है। क्योंकि ये जो भले इसमें आपके पास ऑप्टिमल अलाइनमेंट तो नहीं आती, बट इट इज 50 to 100 टाइम्स फास्टर देन द डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो जो ह्यूरिस्टिक वाला है जनरली इट इज 50 to 100 टाइम्स, अगर इसकी हम बात करें तो इट इज 50 to 100 टाइम्स फास्टर देन डायनामिक प्रोग्रामिंग, फास्टर देन डायनामिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये 50 से 100 टाइम्स क्या आपका फास्टर है। ठीक है। 50 to 100 टाइम्स क्या ये आपका फास्टर है। ठीक है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सो दिस इज बेसिकली ह्यूरिस्टिक डाटाबेस सर्चिंग। ठीक है। यहाँ पे लिखा ना, दिस एल्गोरिथम
परफॉर्म्स फास्टर सर्चेस, ये फास्टर सर्चेस करता है बिकॉज दे एग्जामिन ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ पॉसिबल अलाइनमेंट। ठीक है, तो जितनी मतलब वो सारी पॉसिबल अलाइनमेंट देखता है, ये सिर्फ उसका फ्रैक्शन देखता है। अगर ज्यादा कॉम्बिनेशन देखोगे तो ऑब्वियसली टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, सो करंटली देर आर टू मेजर ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग डाटाबेस सर्चेज। एक है आपका ब्लास्ट और दूसरा है फास्टा। ठीक है, these methods are not guaranteed to fit the optimal alignment of the homologs but are 50 to 100 times faster than dynamic programming। ठीक है, तो जो चाहे आपका ब्लास्ट है चाहे फास्ट है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या आपके, दे आर बेसिकली वर्ड मेथड फॉर पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, कौन से वाले मेथड आपके ये, फॉर मतलब ह्यूरिस्टिक वर्ड मेथड। जैसे मैंने आपको बताया ना कि तीन मेथड की हमने बात करी थी, तो एक डॉट वाला था, दूसरा फिर आपने देखा था डायनामिक वाला, और ये वर्ड मेथड है। ठीक है, इसमें हम मेनली किसकी बात करेंगे, ब्लास्ट और फास्टा की। ठीक है, तो इसमें चलिए पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं आपके। ठीक है, ये भी हम देखेंगे टाइप्स जो होता है। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने किसकी बात करनी है, ब्लास्ट और फास्टा की। तो दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, दे आर वर्ड मेथड। ठीक है, तो जब भी हम वर्ड मेथड की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है आपका, ब्लास्ट एंड फास्टा। और ये कैसी अप्रोच है, ह्यूरिस्टिक। ब्लास्ट एंड फास्टा। ठीक है, सो अगर हम इनकी बात करें हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो इट वर्क्स बाय, जो वर्ड मेथड है इट वर्क्स बाय फाइंडिंग शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ, फाइंडिंग शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ आइडेंटिकल, ऑफ आइडेंटिकल और नियरली आइडेंटिकल लेटर्स, और नियरली identical letters in two sequences, nearly identical letters in two sequences, in two sequences. These short strings of characters, these short strings of characters are called words. These short strings of characters are called words, are called words, comma, which are similar to the windows, which are similar to the windows used in the dot matrix method, windows used in the dot matrix method, dot matrix method। ठीक है, तो यहां पर शॉर्ट स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आपका वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें बेसिक एजम्पशन क्या होती है, द बेसिक एजम्पशन इज दैट, द बेसिक एजम्पशन इज दैट
is that two related sequences is that two related sequences must have two related sequences must have at least one word in common. At least one word in common by first identifying by first identifying word matches by first identifying word matches. A longer alignment a longer alignment can be obtained. A longer alignment can be obtained by extending extending similarity regions from the word. Similarity regions from the word. Once regions of once regions of high sequence similarity high sequence similarity are found sequence similarity are found, comma, adjacent high score regions adjacent high score regions high score regions can be joined can be joined into a full alignment into a full alignment. ठीक है, तो जब हाई सिमिलैरिटी वाले मिल गए तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो फुल अलाइनमेंट के अंदर। ठीक है, दल इसमें क्या होता है ना, इसमें आपने जैसे इसमें एक एक को मैच ना करके ना आपने एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग बना लिया, वो भी हम देखेंगे। जैसे ब्लास्ट के अंदर आप देखोगे कि जो वर्ड होता है उसमें 3 रेजिड्यूज होते हैं प्रोटीन के लिए, और बेसिकली 11 होते हैं डीएनए सीक्वेंस के लिए। ठीक है, ये ब्लास्ट होता है। ठीक है, ब्लास्ट क्या होता है आपका, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, सो ये बेसिकली आपने परफॉर्म भी किया होगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें अभी हम स्टेप्स भी देखेंगे, क्या स्टेप्स होते हैं। तो ब्लास्ट क्या होता है आपका, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ब्लास्ट के बारे में। व्हाट इज बेसिकली योर ब्लास्ट, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, लोकल अलाइनमेंट के लिए। ठीक है ना, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, तो ये जो ब्लास्ट है आपका, इट वाज डेवलप्ड बाय, इसमें लिखिए कुछ पॉइंट्स लिखिए सबसे पहले, क्योंकि मेन इसमें ना क्वेश्चन इनके वर्जन्स पे आता है। ठीक है, बट चलो हम इसके स्टेप्स भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सो इट वाज डेवलप्ड बाय स्टीफन
एल्टशुल ऑफ एनसीबीआई। ठीक है, एनसीबीआई इज द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इन 1990। ठीक है, इन 1990। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये ह्यूरिस्टिक मेथड है, और ये मेथड का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आपके पास रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं उसके अंदर आपको अनगैप्ड सेगमेंट्स के बारे में बताए। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया ना इसमें वर्ड मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसके अंदर आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनानी होती है। ठीक है, तो पहले जैसे हम देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो ब्लास्ट परफॉर्म्स सीक्वेंस अलाइनमेंट थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या आपका, द फर्स्ट स्टेप is to create a the first step is to create a list of words create a list of words from the query sequence from the query sequence from the query sequence. each word is each word is typically three residues for protein sequences, three residues for protein sequences, and 11 residues for DNA sequences, and 11 residues for DNA सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक वर्ड क्रिएट करते हैं विच इज 3 रेजिड्यू फॉर प्रोटीन सीक्वेंस एंड 11 रेजिड्यू फॉर डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें होता है सीडिंग। एक स्टेप होता है जिसका क्या नाम होता है, सीडिंग। तो सीडिंग का मतलब क्या होता है, जितने भी बेसिकली पॉसिबल जैसे 3 लेटर वर्ड्स बन सकते हैं, तो पहला स्टेप होता है आपका सीडिंग। द लिस्ट इंक्लूड्स द लिस्ट इंक्लूड्स एवरी पॉसिबल वर्ड every possible word extracted from the query sequence, every possible word extracted from the query sequence, from the query sequence. This step is called seeding. From the query sequence, this step is called seeding. This step is called seeding. इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, आपका सीडिंग। ठीक है, तो इसमें आप जितने भी पॉसिबल वर्ड हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप is to search a sequence database is to search a sequence database for the occurrence of these words, for the occurrence of these words of these words
This step is to this step is to identify is to identify database sequences containing the matching words containing the matching words। ठीक है, तो जो वर्ड्स हैं क्वेरी के अंदर, जैसे आपने 3 लेटर का बना लिया और 11 का, फिर डाटाबेस के अंदर आइडेंटिफाई डाटाबेस सीक्वेंसेस कंटेनिंग द मैचिंग वर्ड्स कंटेनिंग द मैचिंग वर्ड्स। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है? तो ये पहला स्टेप सीडिंग हो गया। पहले आपने जितने भी क्वेरी के अंदर जितने भी 3 लेटर के वर्ड्स, अगर प्रोटीन सीक्वेंस है और न्यूक्लियोटाइड है तो 11, वो जितने भी बना सकते हैं आप बना लो। ठीक है, क्योंकि वही ना, डीएनए सीक्वेंस कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन सीक्वेंस। सेकंड आपने क्या करा कि फिर आप देखो कि डाटाबेस के अंदर वो वर्ड्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, दैट इज, जिसको आप थर्ड स्टेप बोल सकते हो, दैट इज ए वर्ड इज कंसिडर्ड एज ए मैच। ए वर्ड is considered as a match is considered as a match if it is above a threshold if it is above a threshold if it is above a threshold। जैसे एक वैल्यू होती है, अगर उससे ज्यादा आ रही है तो उसको आप क्या मानोगे? मतलब उसको मैच मानोगे। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप क्या होता है आपका? जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा है, वो आपको क्या देगा ना, दे विल गिव यू सम सीक्वेंस या कुछ भी लेटर दे देंगे और वो आप पूछेगा उसमें कितने 3 वाले कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेरी के अंदर सारे पॉसिबल वर्ड्स देखने होते हैं। देन वी हैव फोर्थ स्टेप, इट इन्वॉल्व्स पेयर वाइज अलाइनमेंट इट इन्वॉल्व्स पेयर वाइज अलाइनमेंट बाय extending from the words by extending from the words in both directions in both directions while counting the alignment score while counting the alignment score using the same substitution matrix alignment score using the same substitution matrix using the same substitution matrix substitution matrix। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपने अलाइनमेंट करी और फिर आपने उस वर्ड्स को एक्सटेंड करा। ठीक है, अब जो एक्सटेंशन तब तक कंटिन्यू करते हैं, द एक्सटेंशन कंटिन्यूज until the स्कोर ऑफ, वो है ना, जैसे मैच का स्कोर होगा, मिसमैच का होगा, वो अलग अलग स्कोर आएंगे। द एक्सटेंशन कंटिन्यूज until the score of the alignment score of the alignment drops below a threshold drops below a threshold due to mismatches threshold due to mismatches। in bracket, the drop threshold is 22 for proteins, the drop threshold is 22 for proteins
एंड 24 डीएनए, 24 प्रोटीन्स एंड 24 डीएनए। ठीक है। और जो जो आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, द रिजल्टिंग, देखो डाटाबेस में ना पहले से इंफॉर्मेशन है सारी, आपने अलग अलग सीक्वेंसेस डाले हुए हैं, तो एक एक को मैच करने की बजाय हमने एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, वो सभी के साथ कंपेयर करेगा, और जिसमें उसको एक स्पेसिफिक लगेगा कि हाँ ये इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है। क्वेरी में भी आपने सारे ट्रिपलेट्स बना लिए, और आगे डाटाबेस में आप सर्च कर रहे हो तो दो द रिजल्टिंग कॉन्टिग्यूस अलाइंड सेगमेंट, अलाइंड सेगमेंट पेयर विदाउट गैप्स, aligned segment pair without gaps is called, without gaps is called high scoring segment pair, high scoring segment pair, in bracket maximum scoring pairs, maximum scoring pairs। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली क्या होता है, आपका एल्गोरिथम होता है कि जिसके ऊपर ये वर्क करता है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपने बात करी, सबसे पहले हमने बात करी, हम सीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम बेसिकली सर्च करते हैं, फिर उसके बाद अगर तो मैच मिलता है, मतलब थ्रेश होल्ड्स को होते तो उसे मैच बोलते हैं, और उसके बाद आप एक्सटेंड करके देखते हो कि मतलब, क्योंकि वही है ना, मैच का एक स्कोर होगा, मिसमैच का होगा। ठीक है। और फिर उस बात उसके बेसिस पे फिर आपको ये रिजल्ट देता है। ठीक है। अब देखो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आता है ना, वो आता है वर्जन्स के ऊपर, कि आपको जो है ना ब्लास्ट के वर्जन्स पता होने चाहिए। ठीक है, कि जो ब्लास्ट है उसमें अलग अलग टाइप के वर्जन्स आते हैं। ठीक है, जैसे एक इसने आपको बता रखा है ब्लास्ट एन। ठीक है, क्या बता रखा है आपको, ब्लास्ट एन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बता रखे हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लास्ट एल्गोरिथम। ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, एक तो इनपुट क्या है और डाटाबेस क्या है। एक होता है ब्लास्ट एन, इसके अंदर आप जो इनपुट है वो भी डीएनए है, और डाटाबेस भी आपका डीएनए है। एक होता है ब्लास्ट पी, इसमें भी प्रोटीन, प्रोटीन। एक होता है ब्लास्ट एक्स। अब इसके अंदर क्या होता है ना, जनरली आपको जो डीएनए सीक्वेंस है, जैसे उसमें हम क्या करते हैं ना, ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं, कि जैसे आपने उसको 6 रीडिंग फ्रेम में कर दिया, तो फिर आप देख रहे हो कि इनपुट तो आपका डीएनए है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा ना उससे क्या क्या प्रोटीन्स बन सकते हैं, और उसको आप एक्स के अंदर इनपुट डीएनए होता है, और डाटाबेस प्रोटीन वाला होता है। ठीक है। एक होता है टी ब्लास्ट एन, इसके अंदर इनपुट प्रोटीन है, बट डाटाबेस डीएनए वाला है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन तो प्रोटीन की डाली है, बट जो डीएनए डाटाबेस है उसको फिर आपको प्रोटीन में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है। और टी ब्लास्ट एन के अंदर इनपुट भी डीएनए होता है, ठीक है, और डाटाबेस में भी आपका डीएनए होता है, बट वही है कि वो उसको प्रोटीन में ट्रांसलेट करके देखते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ना इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जो ब्लास्ट है ना, ये तो चलो सिंपल ही है दोनों, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन प्रोटीन। लेकिन ब्लास्ट एक्स में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, पहले आप उसको ट्रांसलेट कराते हो 6 रीडिंग फ्रेम्स में। ठीक है, जैसे आप इसको बोल सकते हो क्वेरी, आपकी क्वेरी तो डीएनए है ना। ठीक है, इट इज ट्रांसलेटेड इनटू 6 रीडिंग फ्रेम्स, ट्रांसलेटेड इनटू 6 रीडिंग फ्रेम्स, इनटू 6 रीडिंग फ्रेम्स। ठीक है। और इधर आपका प्रोटीन ही है,
टी ब्लास्ट एन में इधर प्रोटीन होता है, इधर आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसमें दोनों ही न्यूक्लियोटाइड है, बट उन दोनों को ही आपको 6 रीडिंग फ्रेम में ट्रांसलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक है ब्लास्ट टी ब्लास्ट एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लास्ट एक्स के अंदर डीएनए प्रोटीन, टी ब्लास्ट एन के अंदर प्रोटीन डीएनए, इसमें डीएनए डीएनए, बट डीएनए को आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इसको ना। जैसे उसको 6 उसके अंदर आपने इनपुट भी डीएनए डाला, तो जो क्वेरी सीक्वेंस है उसको भी ट्रांसलेट करना है और डाटाबेस को भी ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ब्लास्ट एन और ब्लास्ट भी तो चलो सिंपल है, बट ब्लास्ट एक्स के अंदर डीएनए और ये डाटाबेस के आपका प्रोटीन। टी ब्लास्ट एन में उल्टा हो गया, इधर प्रोटीन है उधर डीएनए है, और इधर मतलब एक तरह से आप देखोगे ना, ब्लास्ट एक्स में आपने डीएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करना है, तो प्रोटीन प्रोटीन को कंपेयर कर रहे हो। इसमें आपने प्रोटीन दिया, बट डाटाबेस डीएनए वाला है तो उसको भी आपको प्रोटीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें दोनों ही डीएनए है, बट दोनों को आपको प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक काफी कॉमन क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना, कि ब्लास्ट एक्स के अंदर क्वेरी सीक्वेंस क्या होता है और डाटाबेस कौन सा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही टी ब्लास्ट एन में क्या होता है और आपका बेसिकली टी ब्लास्ट एक्स में क्या होता है। ठीक है, तो ये ब्लास्ट के एल्गोरिथम्स होते हैं। वही ना, मैंने आपको ये बताया कि अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स हैं जिसपे बेस्ड ये सब आपके काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लास्ट। ठीक है, इसमें कुछ और भी एक दो मतलब वैल्यूज होती हैं, जैसे ई वैल्यू क्या होती है, बिट स्कोर क्या होता है। ठीक है, और उसके अलावा फिर हम, क्योंकि वही होता है ना, ये तो चलो हम सिंपल डिस्कस कर रहे हैं, बट जैसे जो ब्लास्ट होता है उसका हमें रिजल्ट कैसा दिखता है, फिर फास्टा क्या होता है। ठीक है, फिर तो सब फिर इन सब टॉपिक्स को फिर हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप जैसे हमने अभी तक सीक्वेंस आइडेंटिटी सिमिलैरिटी पढ़ा, गैप पेनल्टी पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा कि पैम ब्लॉसम का कंसेप्ट है। ठीक है, फिर ये ब्लास्ट फास्ट है। इसके अलावा हम जैसे और भी कंसेप्ट जो पढ़ेंगे उसमें एक तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कई बार वो आपको बेसिकली नंबर ऑफ देते हैं स्पीशीज, और दे आस्क यू कि रूटेड अनरूटेड ट्रीज कितने बनेंगे, तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ना है। और फिर थोड़ा बहुत हम ना जो डाटाबेस होते हैं अलग अलग टाइप के ना, या जैसे मतलब प्राइमरी डाटाबेस क्या होता है, सेकेंडरी डाटाबेस क्या होता है, फिर इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे आपका ना। ठीक है, चलिए जी, बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में।